नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। धनबाद में कोयला और केबल चोरों का आतंक जारी है। ईसीएल मुगमा एरिया की कुमार दुभी कोलियरी के भाग्यलखी इंक्लाइन में कल रात 25 से 30 की संख्या में लुटेरे घुसे। इसकी जानकारी मिलने पर ईसीएल सुरक्षा कर्मियों के साथ ही सीआईएसएफ के जवानों ने भी मोर्चा संभाला है। इस दौरान लुटेरों ने खदान के अंदर से फायरिंग और बमबाजी की, जिसमें एरिया सिक्योरिटी इंस्पेक्टर की बम लगने से 2 उंगलियां उड़ गई हैं। सुरक्षा कर्मियों की जवाबी फायरिंग के बाद केबल चोर अंदर ही फंसे हुए हैं। लुटेरों को दबोचने के लिए चिरकुंडा पुलिस, सीआईएसएफ और ईसीएल सिक्योरिटी टीम मुहाने के समीप डटी हुई है। आपको बता दें कि ईसीएल मुगमा एरिया की कोलियरियों में 12 से अधिक केबल लूट की घटना हो चुकी है। वहीं खुदिया कोलियरी में भी इस साल 3 बार केबल लूट हो चुकी है। एक भी मामले में पुलिस को सफलता नहीं मिली है। पिछले कुछ साल में पहली बार हुआ है कि खदान में केबल लुटेरे फंसे हुए हैं। इनके पकड़े जाने से केबल लूट की कई घटनाओं से पर्दा उठ सकता है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय गुप्ता जुड़े हुए। संजय, फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्या अभी भी ये ऑपरेशन चल रहा है? फिलहाल अभी भी ऑपरेशन चल रहा है। सीआईएसएफ और पुलिस लगातार प्रयास कर रहे हैं कि अपराधी जो भी अंदर हैं उनको सरेंडर कराने का प्रयास किया जाए, लेकिन चूंकि अपराधियों के पास आर्म्स है, हथियार है, इसलिए पुलिस भी जो है अंदर जाने से कतरा रही है। ग्रामीण एसपी ने साफ तौर पर कही है कि अंदर जाने से कहीं ना कहीं एक रिस्क है कि अपराधी हथियारों से लैस और हो सकता है कि वो जवाबी तौर पर अपने को बचाने को लेकर फायरिंग कर दे। इसीलिए वो वेट कर रहे हैं कि किसी तरह अपराधी जो है खुद से बाहर आए और सरेंडर करें। फिलहाल जो वहाँ भारी संख्या में पुलिस और सीआईएसएफ के जवानों को तैनात कर दिया गया और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। किसी तरह जो अपराधी हैं वो बाहर आ जाए, क्योंकि 24 घंटे से लगभग होने को है और अभी भी अपराधी वहां पर है। तो जाहिर सी बात है, इतने देर खदान के अंदर रहने से कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी भी उन लोगों को हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि अगर कहीं इस तरह की छटपटाहट हो तो अपराधी जो है तो बाहर आने के लिए विवश जरूर हो जाएंगे। जी, अब संजय, क्या इसके बारे में पता चल पाया है कि कौन से हथियार उनके पास हैं, क्या कुछ है, कितनी संख्या में ये लोग थे? कुछ भी जानकारी इसको लेकर? ग्रामीण एसपी ने बताया है कि लगभग 20 से 25 की संख्या में अपराधी हैं और उनके पास हथियार के रूप में हो सकता है कि देसी पिस्टल भी हो या कोई अंग्रेजी पिस्टल भी उसके पास हो सकता है, जिससे उन्होंने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था। कुछ बम भी हो सकते हैं, क्योंकि एक बमबाजी के दौरान वहाँ के जो एरिया इंस्पेक्टर है सीआईएसएफ के, वो भी घायल हुए थे। वो भी फिलहाल अस्पताल में इलाजरत है और यही कारण है कि पुलिस और प्रशासन जो है तो अंदर जाने से कतरा रही है। वो समझ रहे हैं कि अगर रात को वो बचने को लेकर लूट की घटना को अंजाम देने में विफल को लेकर अगर बमबाजी और फायरिंग कर सकते हैं तो अपने बचाने को लेकर दोबारा इस तरह की वो हरकत करेंगे। इसके कारण वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार मुहाने के पास और आसपास के क्षेत्रों में तैनाती पुलिस की कर दी गई है कि अगर वो बाहर आते हैं तो फिर उन लोगों को धर दबोचा जाएगा। जी सुप्रा। जी, संजय, थोड़ा ये भी जानना चाहेंगे पूरी जानकारी इसको लेकर कि कितने बजे जो है ये लोग वहां पहुंचे थे और कैसे क्या कुछ हुआ, सिलसिलेवार तरीके से पूरा घटनाक्रम। रात में लगभग ये 10 बजे ये अपराधी पहुंचे थे। 10 बहुत ज्यादा रात नहीं होती है और यही आश्चर्य की बात है कि 10 बजे रात से अपराधी 20 से 25 की संख्या में आते हैं। अपराधी खदान के अंदर चले जाते हैं, स्विच के साथ छेड़छाड़ करते हैं और उसके बाद जब कर्मियों और कुछ लोगों को ये लगता है कि वहां पर कोई है, वहां पर जाते हैं तो उसके बाद उनके साथ फायरिंग होती है और वो बच के फिर बाहर निकलते हैं। इसी घटनाक्रम में जो एरिया इंस्पेक्टर है वो घायल हुए थे और उसके बाद तो लगातार जो पुलिस है और वहां पर जो उस समय सुरक्षा में तैनात गार्ड थे वो उन लोगों को विवश किया कि आप बाहर ने कुछ अपराधी खदान के बाहर भी थे जो बचाने को लेकर बाहर में लोगों पर बमबाजी की थी। जी, बिल्कुल संजय, आप इस पूरी खबर पर नजर बना रखें। वापस भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। उनको सरेंडर करवाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। माइक से तो हम लोग अनाउंसमेंट कर ही रहे हैं, तो क्योंकि आर्म्स है तो अंदर जाके इंटरवेंशन करके रेस्क्यू करना थोड़ा जो पुलिस पार्टी जाएगा वो जो भी अंदर की तरफ जाएगा उनके लिए थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो बाकी जो कंसर्न जितने भी स्टेक होल्डर्स है, सिक्योरिटी का क्लियरेंस सब दे के हम लोग आगे की कार्रवाई डिसाइड।
चतरा पुलिस ने अफीम तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 25 लाख रुपए मूल्य का गीला अफीम जब्त किया है। इसके साथ ही 2 तस्कर भी पकड़े गए। डीएसपी मुख्यालय केदारनाथ राम और एसडीपीओ अविनाश कुमार के संयुक्त नेतृत्व में गठित टीम को ये सफलता मिली है। वशिष्ठ नगर थाना क्षेत्र के जोरी बाजार में पुलिस ने ये कार्रवाई की। तस्करी में प्रयुक्त कार को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। कार की डिक्की में बने तहखाने में अफीम छिपाकर तस्करी की जा रही थी। मिला के 47 किलो अफीम जैसा पदार्थ को सीज किया गया है। देखने वाली बात यहाँ यह थी कि डिक्की में एक तहखाना बनाया गया है। तहखाने में छिपा करके इन लोग अफीम की तस्करी में भी संलिप्त हैं। कोडरमा में तिलैया थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 14 में काली मंदिर से चोरों ने प्रतिमा के जेवर की चोरी कर लिए। सुबह जब लोग माता के दर्शन करने पहुंचे तब चोरी का खुलासा हुआ। चोरी किए गए जेवरों में सोने का मंगलसूत्र, मुकुट के साथ कई गहने शामिल हैं। चोरी किए गए गहनों की कीमत करीब 75,000 रुपए है। मंदिर के बाहर नया दरवाजा लगाया गया है। दरवाजे के ऊपर थोड़ी सी जगह खाली है जहां जाली लगाने का काम चल रहा है। आशंका जताई जा रही है कि उसी खाली जगह से घुसकर चोरों ने घटना को अंजाम दिया होगा। पुलिस ने चोरों का जल्द सुराग लगाने का दावा किया। हुआ था 8 बजे तक, तो लास्ट 8 बजे तक हम लोग देखे थे। सुबह जब जो मंदिर के हेड अध्यक्ष जो है वो जब अगरबत्ती दिखाने के लिए आए तो देखते हैं कि जेवर नहीं है। क्या क्या जेवर चोरी हुए हैं? जेवर में मंगलसूत्र एक था जो सोने का था, उसके अलावा 4 बाजू थे, पायल था, मुकुट था और मुंड माला था। कुल कितने की जेवरात होंगे? लगभग 100 से 75,000 के लगभग। झारखंड में त्योहार के मौसम में कोरोना के नए केस मिलने से स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। कल राज्य में 15 नए केस मिलने की पुष्टि हुई है, जिसमें केवल रांची से ही 5 केस मिले हैं, जबकि राज्य के 8 जिलों में कोरोना के नए मामले मिलने से कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 3,48,720 हो गई है। फिलहाल राज्य में एक्टिव केस की संख्या 154 है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की ताकि बाहर से जो लोग वायरस के वाहक बनकर आ रहे हैं उनसे संक्रमण फैलने को रोका जा सके। वहीं कोविड गाइडलाइंस का पालन करने और मास्क, सैनिटाइजर के इस्तेमाल के साथ ही भीड़-भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचने की सलाह दी है। मानते हैं कि भाई भीड़ होने से ये नाक, मुंह के द्वारा आपस में एक दूसरे से फैल सकती है टच करने से, इसलिए कोविड की जो दिशा निर्देश दिया गया है व्यवहार में उसको ज़रूर अपनाएं। सोशल डिस्टेंसिंग है, आपका मास्क है, सैनिटाइजेशन है, भीड़ में बिना ज़रूरत ना जाएं, दूरी बनाए रखें और यथाशीघ्र जो टीका नहीं लिए हैं फर्स्ट सेकेंड डोज ले लें। आप मार्केट जाइएगा देखिएगा कि 90% लोग मास्क नहीं लगाए हुए हैं और भीड़ देखिएगा तो ऐसा लगेगा कि नहीं कोरोना तो यहाँ पर कहीं नहीं है। तो थोड़ा तो ध्यान देना पड़ेगा, जनसाधारण को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि जो नॉर्मल प्रोटोकॉल है उसको ज़रूर माने, मास्क ज़रूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बीच बीच में हैंड वॉश करते रहें, बच्चों को कोशिश करें कि अभी भीड़ भाड़ से दूर रखें। गढ़वा पहुंचे प्रदेश बीजेपी मीडिया सह प्रभारी ने हेमंत सरकार में खुलेआम लूट की झूठ का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि गढ़वा जिले से करोड़ों की वसूली का लक्ष्य रखा गया है। वहीं राज्य में सभी क्षेत्रों में करप्शन चरम पर है। उन्होंने दावा किया कि 2 साल की हेमंत सरकार में जनता त्रस्त है। वहीं राज्य भी विकास कार्यों की अनदेखी से 10 साल पीछे चला गया है। चौतरफा विकास तो हो रहा है, लेकिन अवैध कारोबार में चौतरफा विकास तो हो रहा है, लेकिन अवैध ट्रांसफर पोस्टिंग में चौतरफा विकास तो हो रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री के अपने परिवार के निजी धन संपत्ति में बढ़ोतरी में हम कह सकते हैं कि जनता सब देख रही है। झारखंड की जनता को इस बात का एहसास हो गया है कि पूर्ववर्ती जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और अब जब हेमंत की सरकार है
इसके तुलनात्मक हम लोग अभी 10 साल पीछे चले गए। पाकुड़ में सरकार की ओर से चलाई जा रही 217 करोड़ की जलापूर्ति योजना फेल दिखाई दे रही है। लिट्टीपाड़ा प्रखंड के आदिवासी बहुल इलाकों में जलापूर्ति योजना की मंजूरी दी गई थी, लेकिन 5 साल बीतने के बाद भी अब तक इस योजना से जलापूर्ति शुरू नहीं हो सकी। इस योजना की शुरुआत नहीं होने से प्रखंड के पश्चिमी क्षेत्र के कुंजबोना, करमाटांड, जोड़डीहा पंचायतों के लोग झरने, नदी और नाले का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। 217 करोड़ की योजना से प्रखंड के 304 गांव में 1 लाख से अधिक लोगों को लाभ पहुंच सकता था। बात मालीपाड़ा गांव की करें तो गांव में 100 से अधिक घर हैं, लेकिन लोगों को वाटर टैंक के अभाव में पानी के लिए 2 किलोमीटर तक दूर जाकर पानी लाना पड़ता है। आने जाने के लिए क्या बोलते हैं, पानी ले जाने के लिए भी क्या बोलते हैं 1 किलोमीटर आना पड़ता है, नदी से उठाना पड़ता है पानी पीने वाला। आपके गांव में क्या चापाकल वगैरह? चापाकल नहीं है, ऐसे रास्ता नहीं है, इसलिए हमारे गांव में चापाकल नहीं हुआ है। इसको लेकर आप लोग कहीं आवेदन दिए थे लिखित? जी लिखित तो दिए थे, लेकिन वो तो क्या हो गया नहीं हो गया वो तो नहीं बोल पाएंगे। रास्ता भी नहीं है आने जाने के लिए। अभी बहुत समझ में भी नेता बड़ा बड़ा आता है तो भी अपने के लिए देखता है, जो वोट कहाँ से मिलेगा, इधर मिलेगा वही देखता है, हम लोग को नहीं दिखता है। अभी पीने का पानी भी बहुत नाला से हम ले जाते हैं, तो हो जाता है, फिर भी कोई भी हम लोग नहीं दिखता है। योजना का टोटल 6 जोन है, जोन 1 से लेकर 6 तक, इसमें 90% सिविल का काम पूर्ण है। जोन 4, 5, 6 जो है जहाँ पर जलापूर्ति 1 महीने के अंदर ही चालू कर दिया है, और जोन 1, 2, 3 को हम लोग अगला वर्ष मई जून तक कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। देवघर में अब सड़े गले भोजन से बिजली तैयार की जाएगी। इसके लिए नगर निगम और MSWM की तरफ से खास पहल की जा रही है। इसके तहत कछियारी कोठिया स्थित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट में बायो ऊर्जा प्लांट लगाया जा रहा है। इस मशीन में सड़ा गला भोजन रखा जाएगा, जिसके बाद प्लांट गैस के द्वारा बिजली उत्पादन किया जाएगा। अभी इसमें गैस के जरिए 10 kV बिजली उत्पादन होगा, जिससे मैनेजमेंट प्लांट में बल्ब, पंखे, AC और छोटी चीजें चलाई जाएंगी। बायो पावर प्लांट का जायजा लिया देवघर संवाददाता मनीष दुबे ने। देवघर नगर निगम और MSWM की तरफ से देवघर में एक पहल की जा रही है, जिसमें कि बायोगैस प्लांट लगाया गया है। मेरे पीछे जो ये देख रहे हैं, ये बायो ऊर्जा प्लांट है, जो कि सड़ा गला भोजन जो होता है होटलों में या घरों में, उससे बिजली तैयार करने की एक पहल यहाँ पर की जा रही है। ये जो मशीन आप देख रहे हैं, इसमें सबसे पहले गीला कचरा जाएगा और ये कन्वर्ट करेगा ये बिजली में, जो कि यहाँ के प्लांट में चलेगा। यहाँ प्लांट के लोग हैं हमारे साथ, इनसे हम जानते हैं कि किस तरह से ये काम करेगा और क्या ये पूरा काम ये कैसे करेगा, ये बताएं। ये आपका जो शहर का गीला कचरा आता है, गीला कचरा इसमें डाला जाता है, उसके बाद इससे बायोगैस तैयार होता है। ये हमारा DG में आता है, DG में आने के बाद अपना प्लांट का पूरा जो भी बिजली है इससे चलेगा। उसके बाद इसमें है कि ये 10 kV का भी मेरा है, ये यदि ट्रायल बेसिस पे यदि ये सक्सेस हो जाता है मेरा, तो ये और भी बड़ा किया जाएगा। तो जो गीला कचरा आप घर में फेंक देते हैं, खाने पीने का कचरा जो फेंक देते हैं, जो बर्बाद हो जाता है, उसको प्रयोग करके यहाँ पर बिजली उत्पादन करने की एक मुहिम की जा रही है। जैसे कि इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है इस DG में कन्वर्ट जो है बायोगैस में होगा, बायोगैस बिजली में कन्वर्ट करके पूरे प्लांट में इससे लाइट, बल्ब, पंखे, जितने भी चीज़ हैं इलेक्ट्रॉनिक छोटे सामान, वो चलेगा। अभी 10 kVA का यहाँ पर उत्पादन होगा बिजली का। सक्सेस होता है तो इसको फिर और बढ़ाया जाएगा। मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर। गिरिडीह जिले के नक्सल प्रभावित इलाका तीसरी प्रखंड के जंगलों के बीच बसे लक्ष्मी बथान गांव में अभी तक बिजली नहीं पहुंची है। वहीं शुद्ध पेयजल और सड़क का भी अभाव है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया है। बिजली नहीं होने के कारण अभी भी यहाँ के ग्रामीण ढिबरी युग में जीने को मजबूर हैं। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो अस्पताल लेकर जाने के लिए केवल खाट का ही सहारा होता है, क्योंकि गांव में सड़क ही नहीं है। पिछले साल एक गर्भवती महिला सुरजू मरांडी की मौत अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में हो गई थी।
मौत के बाद कई अधिकारी आए थे, गांव में सड़क बनाने और बिजली पहुंचाने का वादा भी किया था, लेकिन आज तक पूरा नहीं हुआ। गढ़वा जिले के परियोजना कन्या उच्च विद्यालय रंका की स्थापना 1983 में हुई थी। शुरू में स्कूल में शिक्षकों की अच्छी खासी संख्या होती थी, छात्राएं भी बड़ी संख्या में यहां पर पढ़ने के लिए आती थी, लेकिन आज सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे स्कूल चल रहा है। ऐसे में छात्राओं की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, छात्राओं का भविष्य अंधकार में दिख रहा है। छात्राएं खुद ही एक दूसरे को पढ़ा रही है, स्कूल के शिक्षक भी परेशान हैं। क्लास 10 के स्टूडेंट हैं और हमारा भी इस बार बोर्ड एग्ज़ाम है और अभी हमारे स्कूल में टीचर नहीं है, तो हमें डर बना हुआ है कि हम आगे एग्ज़ाम में क्या करेंगे। से हमारे यहाँ टीचर की संख्या कम है, तो 18 से लेकर अभी तक हम डिमांड करते जा रहे हैं और यह विभ्रांत किया जा रहा है कि अब टीचर आएंगे, लेकिन टीचर अभी तक एक भी नहीं भेजा गया, जिससे काफ़ी परेशानी का सामना कर रहा है। कितनी छात्राएं हैं यहाँ पे? हमारे यहाँ 9th क्लास में 496 छात्रा हैं और 10th क्लास में 445 हैं। आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में आया है और मैं इसको लिखवाता हूँ। अगर ऐसा है तो बहुत जल्द 1-2 दिनों के अंदर वहाँ शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति कर ली जाएगी और शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चलाया जाएगा। 15 हाथियों के झुंड ने हजारीबाग जिले के बड़का गांव प्रखंड के बलोदर गांव में दोबारा उत्पात मचाया है। हाथियों का झुंड गांव में घुसकर कई ग्रामीणों के घर को तोड़ रहा है। हाथियों ने 5 एकड़ में लगे धान समेत कई फसलों को भी बर्बाद कर दिया। हाथियों के उत्पात से बलोदर गांव के ग्रामीण काफी ज्यादा डरे हुए हैं। ग्रामीण रविंद्र महतो के घर को हाथियों ने 1 साल के अंदर दोबारा तोड़ दिया है। रविंद्र ने पिछले साल ही कर्ज लेकर घर बनाया था, जिसे आज फिर से हाथियों ने तोड़ दिया। हाथियों का झुंड रहडिया टांड के पास जमा है। पैसा आएगा तो अकाउंट में आता है पैसा। झारखंड राज्य निर्माण के 22 साल बाद भी लोहरदगा जिला विकास की रोशनी से कोसों दूर है। यहाँ आज भी लोग बांस के नावों के सहारे नदी पार करने को मजबूर हैं। दरअसल जिला मुख्यालय से कैरो प्रखंड को जोड़ने वाली सड़क बंडा नदी तक ही है। साल में 6 महीने इस नदी में पानी रहता है। ऐसे में नदी पार करने के लिए लोग बांस से बने नाव का सहारा लेते हैं। इस नदी पर पुल निर्माण कार्य 12 साल से अधूरा है। पुल के पिलर भी अब जर्जर हो रहे हैं। इधर ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी पुल निर्माण के लिए सरकार की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं, जिससे लोग जान हथेली पर रखकर नदी पार करने को विवश हैं। नदी करने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी है। हम लोग को पूरा आवागमन का करीबन 15-17 गांव 20 गांव का लोग यहाँ से आवागमन का साधन है और सभी लोग परेशान है। बरसात में पानी भर जाता है और पूरा जो है से आना जाना बंद हो जाता है। इसी के लेकर के एक ट्यूब बनाया गया है। 2 लड़का इसको जो चलाते हैं 6 बजे सुबह से लेकर 7-8 बजे रात तक चलाते हैं। घर में 300 गाड़ी पार करते हैं और पानी में डूबने के बाद गाड़ी भी मान के ख़राब हो जाता है, कभी गबच जाता है, पूरा किसी का सामान नुकसान हो जाता है, मोबाइल सब बहा जाता है पानी घुसने के बाद। इसी चलते हम लोग ट्यूब लगा दिए पार कर देते। विभाग से आदेश हुआ था कि इसको नए सिरे से डीपीआर तैयार करके विभाग को भेजी जाए, तो हम लोग ने यहाँ से डीपीआर तैयार करके उसको हम लोग विभाग में समर्पित कर चुके हैं। जिस दिन विभाग से आदेश हो जाए कि आप आगे बढ़िए टेंडर के लिए, तो हम लोग उसके लिए फिर तैयार हो जाए। दिवाली पर मिट्टी, पीतल और सोने चांदी की बनी लक्ष्मी गणेश की मूर्ति तो आपने देखी होगी, लेकिन जमशेदपुर में दिवाली के मौके पर गाय के गोबर से लक्ष्मी गणेश की मूर्ति बन रही है। पूरी तरह से हर्बल इन मूर्तियों में गाय के गोबर के साथ ही गोंद, हल्दी, जड़ी बूटी का प्रयोग भी किया जा रहा है। इन मूर्तियों की डिमांड झारखंड के साथ ही दूसरे राज्यों में भी हो रही है। इस प्रयास के जरिए जहां गाय के गोबर से महिलाएं रोजगार के साथ आर्थिक रूप से भी मजबूत हो रही हैं, वहीं गौ संरक्षण का भी संदेश दिया जा रहा है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि गौ माता को बचाना, कि गौ माता जो दूध देना बंद कर देती है तो लोग उनको
बेसहारा छोड़ देते हैं, कसाई खाने में जाती हैं, कटती हैं, तो उनको अगर हमें गोबर गौमूत्र से इनकम मिलने लगेगा तो क्यों हम उनको बेकार करेंगे। तो हम मेन यही सब कारण है इसको गोबर का बनाने का कि गौ माता बचे और गोबर से ही आगे बहुत सारा प्रोडक्ट हो। इसमें देसी गौ माता का गोबर रहता है, प्रीमिक्स पाउडर है और आपको बहुत सारी जड़ी बूटी है और इस तरह से हर कलर के लिए हर्बल कलर सब डाल के इस तरह से हम लोग बनाते हैं। घर का पूजा जब होता था तो गोबर को रखा जाता था, जिसमें गणेश जी की पूजा की जाती थी। उसको गोबर गणेश बोल करके हम लोग पूजा भी करते थे घर पे। ये तो पहली बार हम देखने को मिला सीमा जी के माध्यम से कि इससे हम लोग गणेश लक्ष्मी की मूर्ति भी बना सकते हैं। धनबाद जिले में धनतेरस को लेकर बाजार सज गया है। दरअसल धनतेरस का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन आभूषण, बर्तन या किसी भी तरह का धातु खरीदना शुभ होता है। ऐसे में चाहे वाहन की दुकान हो या बर्तन या फिर आभूषण की दुकानें, सभी इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। पिछले साल कोरोना के कारण बाजार में बिक्री कम हुई थी, लेकिन इस बार सरकार द्वारा कोरोना गाइडलाइन में छूट के बाद बाजारों की रौनक बढ़ गई है और दुकानदारों को अच्छी बिक्री की उम्मीद है। कोरोना की वजह से मार्केट डाउन था, लेकिन इस साल उम्मीद है कि मार्केट अच्छी रहेगी। पिछले 2 वर्षों से कोई बहुत ज़्यादा रुझान हम लोगों को मिला नहीं है कोरोना के चलते, लेकिन इस वर्ष क्या है, सरकार ने दोनों वैक्सीन लगवा दिया है तो लोग थोड़े से निडर भी हो गए हैं। दीपावली पर्व को लेकर गुमला जिला में तैयारी शुरू हो गई है। पर्व को लेकर कुम्हारों ने मिट्टी का दिया बनाना और उसे खुले बाजारों में बेचना भी शुरू कर दिया है। हर साल दिवाली में जिले के करीब 200 परिवार लाखों की संख्या में दिए और खिलौने बनाते हैं। इधर बढ़ी कीमतों का असर दिए पर भी पड़ा है। कुम्हारों ने चाइनीज लाइट के कम प्रयोग की अपील की ताकि दिवाली पर उनके घरों में भी लक्ष्मी का आगमन हो सके। और जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।